आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक कैसे क्या होगा, लिस्ट देखो तो है ना, सिलेबस जो लिखवाए थे लिस्ट देखो तो उसमें क्या है, फंक्शन है क्या। फंक्शन है। चलिए, तो फंक्शन से रिलेटेड पहली बात क्या हो सकती है, तो पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है अपना कि फंक्शन है क्या। तो फंक्शन क्या बोला जाता है ब्लॉक ऑफ कोड को फंक्शन कहते हैं। अगर कोई पूछे कि फंक्शन है क्या, तो उसका सीधा जवाब क्या देना है, ब्लॉक ऑफ कोड इज कॉल्ड फंक्शन दैट इज used to perform a set of action, that is used to perform a set of action by just calling it। अब रही बात कि फंक्शन का मेन फायदा क्या है, तो क्या बोलेंगे main advantage of a function is सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है इसका कि आप सेम सेट ऑफ कोड्स को बार बार यूज़ कर सकते हो, बार बार उसे डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। और हम लोग पढ़े हैं कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक बेसिक जो प्रिंसिपल होता है वो ये होता है, डू नॉट रिपीट योर सेल्फ। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ड्राई। अब ड्राई का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि सेम सेट ऑफ कोड्स को बार बार आप मत लिखिए, आप एक बार उसको कहीं डिफाइन कर लीजिए और जितनी बार मर्जी, जितनी बार रिक्वायरमेंट हो उतनी बार आप यूज़ कीजिए। अब सोचो कि मुझे कोई काम करना है और उस काम को बार बार करना हो एक ही प्रोग्राम में या फिर अलग अलग प्रोग्राम में, तो बार बार मैं ब्लॉक ऑफ कोड को लिखूं तो इससे मेमोरी का भी कंजम्पशन ज़्यादा होगा टाइम भी ज़्यादा लगेगा, प्रोग्राम की रीडेबिलिटी भी कंप्रोमाइज़ होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी काम को करना चाह रहे हैं, मान लो कि एक कोई प्रोसेस है, मान लो कि एक प्रोसेस है, प्रोसेस 1। अब इस प्रोसेस 1 को करने में मान लो मल्टीपल स्टेप्स लग रहे हैं। मान लो इसमें पहला स्टेप है, स्टेप 1 है आपका, स्टेप रियल कोड मैं नहीं लिख रहा हूँ अभी, स्टेप 2 है, स्टेप 3 है, स्टेप 4 है, उसी तरीके से स्टेप 5 है। अब जितनी बार मुझे ये काम करना पड़ेगा, प्रोसेस 1 करना पड़ेगा, चाहे वो सेम प्रोग्राम में या अलग प्रोग्राम में, बार बार मुझे इतने कोड लिखने पड़ेंगे। लेकिन कितना बेहतर होगा कि इन प्रोसेस को करने के लिए एक हम क्या बना दें, एक फंक्शन बना दें और जिसका नाम रख दें प्रोसेस 1 और उसके ब्लॉक में इसको लिख दें। अब जितनी बार मर्जी मुझे अगर इस प्रोसेस 1 को यूज़ करना होगा, बस मुझे क्या लिखना पड़ेगा, प्रोसेस 1 लिखना पड़ेगा, इतने कोड बार बार मुझे दोहराना नहीं पड़ेगा। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि सेम सेट ऑफ कोड्स को आपको बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, जो कि ड्राई के कॉन्सेप्ट को सेटिस्फाई कर रहा है। तो कहा जाए कि फंक्शन है क्या, तो
तो फंक्शन है ब्लॉक ऑफ कोड। ब्लॉक कहने का मतलब एक ऐसा कंपाउंड स्टेटमेंट जिसके ब्लॉक में बहुत सारे लाइंस लिखे गए हैं। तो वही बात मैंने यहाँ लिखा है, ब्लॉक ऑफ कोड इज कॉल्ड फंक्शन दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म अ सेट ऑफ एक्शन बाय जस्ट कॉलिंग इट। अगर आप किसी सेट ऑफ एक्शन को परफॉर्म करना चाह रहे हो तो इसके लिए आपको कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप उस फंक्शन को कॉल कर लीजिए जो पहले से उस काम को करने के लिए किसी ने बना रखा है। इसका मेन फ़ायदा क्या है? रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। आप सेम सेट ऑफ कोड को बार बार यूज़ कर सकते हैं, बार बार उसे डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ये मेन फ़ायदा है। इस फ़ायदे के बाद आपको और भी बहुत सारे फ़ायदे मिल जाएंगे, मेमोरी की बचत, टाइम का बचत, प्रोग्राम की रीडेबिलिटी इन्हेंस करना, ये सारे बेनिफिट मिल जाएंगे फंक्शन यूज़ करने। अब अगर रही बात कि फ़ंक्शन कितने तरह का होता है, तो फंक्शन दो तरह का होता है, एक लाइब्रेरी फंक्शन है और एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन। अच्छा एक बात बताओ, चलो ये पॉइंट भी बात की बात है, मैं साइड करता हूँ। अगर आपको मैं बोलूँ कि मुझे एक नंबर को चेक करना है कि वो नंबर प्राइम है या नहीं, तो क्या लॉजिक होगा? सबसे पहले नंबर इनपुट करना पड़ेगा। सबसे पहला काम क्या करेंगे? नंबर इनपुट लेंगे। अच्छी बात है, चलो नंबर इनपुट ले लेंगे। एंटर अ नंबर, ठीक है, नंबर इनपुट ले लिए। नेक्स्ट क्या करेंगे? इसके बाद नंबर इनपुट लेने के बाद फिर क्या करना पड़ेगा? तो अब मुझे एक काउंटर वेरिएबल बनाना पड़ेगा गिनती के लिए, और उसका वैल्यू क्या रख देंगे? काउंट 0। उसके बाद क्या करेंगे? एक लूप चलाएंगे, फॉर आई इन रेंज, ऐसा कुछ। कहाँ से शुरू करो? 1 से शुरू करो, अप टू कहाँ तक जाना है? num+1 तक जाओ, ऐसा ही ना। और उसके बाद क्या करो? उसके बाद हर बार क्या करो? अब चेक करेंगे, क्या लिखेंगे? इफ num मॉडुलस कितना i इक्वल टू 0, और अगर ऐसा हो तो क्या करो? काउंट इक्वल टू count+1। ये लॉजिक था ना? अच्छी बात है। अब उसके बाद क्या करना है? इसके बाद इससे बाहर आएंगे, फिर एक कंडीशनल स्टेटमेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? काउंट इक्वल टू 2। अगर काउंट का एग्जैक्ट वैल्यू 2 हो तो क्या प्रिंट कर दो? तो प्रिंट कर दो नंबर इज प्राइम। और अगर ऐसा नहीं है तो क्या प्रिंट कर दो? नंबर इज नॉट प्राइम, ऐसा कुछ प्रिंट कर दो। अब सोचो कि एक प्राइम नंबर निकालने के लिए मुझे मल्टीपल लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ रहा है या नहीं? अब अगर एक बार अगर मुझे ऐसा करना हो तो कम से कम कितने लाइंस का कोड लिखना पड़ा? 2 4 5 2 7 2 9 लाइंस ऑफ कोड लिखने पड़ रहे हैं। ये तो एक छोटा सा एग्जांपल है जिसमें कि मुझे 9-10 लाइन लिखने पड़ रहा है। अगर मान लो यही सेम काम करना हो एक बार फिर इसी प्रोग्राम में कहीं और, अब जैसे मान लो कोई सॉफ्टवेयर ही बना रहे हैं, तो कोई यूज़र अभी रन मॉड्यूल कर रहा है तो बाद में नहीं करेगा। तो रन मॉड्यूल के लिए मान लो कि 20 लाइन का कोड लिखा गया है, तो बार बार लिखा जाएगा? हाँ, एक बार लिखा जाएगा। और इसे हमें अगर बार बार यूज़ करना है तो हम क्या करेंगे? इससे एक नाम दे देंगे, इस पूरे लाइंस को एक कॉमन नाम देंगे, और वो नाम ही कहलाएगा ब्लॉक ऑफ कोड। जो इस पूरे ब्लॉक को रिप्रेजेंट करेगा उसी को क्या कहेंगे? ब्लॉक ऑफ कोड बोलेंगे। डेफ और मान लो इज प्राइम, ऐसा मैंने दे दिया है, इज प्राइम। अब बताओ, ये जो इज प्राइम मैंने दिया है वो क्या है? ये फंक्शन है, और ये इस फंक्शन का क्या हुआ? ब्लॉक। और इस पूरे ब्लॉक को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? इज प्राइम। इसलिए इसे क्या बोलेंगे हम? ब्लॉक ऑफ कोड। ब्लॉक ऑफ कोड या फंक्शन, ब्लॉक ऑफ कोड बोले या फंक्शन। इसका बेनिफिट क्या मिलेगा? इसका बेनिफिट ये मिलेगा
कि मुझे जब भी इतने लाइन लिखने की ज़रूरत है तो मुझे इतना नहीं लिखना है, सिर्फ क्या मैं लिखूंगा, इज प्राइम। तो ये कितने लाइन के बराबर काम करेगा, इन सारे लाइन्स के बराबर। तो सोचो कि प्रोग्राम हमारा कितना सप्रेस होगा, कितना छोटा होगा, प्रोग्राम की रीडेबिलिटी कितनी बढ़ जाएगी, मेमोरी कम कंज्यूम करेगा, है ना, तो टाइम भी कम लगेगा, बार बार मुझे सेम सेट ऑफ कोड्स को लिखने नहीं पड़ेंगे। ये बेनिफिट है किसका, फंक्शन का। तो अब मुझे ये बताओ कि फंक्शन क्या होता है, बता सकते हो या नहीं बता सकते हो? अगर कोई पूछे आपसे क्या कि फंक्शन क्या है तो बता सकते हैं आप लोग, व्हाट इज फंक्शन, बता सकते हैं या नहीं? ब्लॉक ऑफ कोड इज कॉल्ड फंक्शन। ये वाला एग्जांपल दिमाग में रखिएगा, ब्लॉक का मतलब क्या होता है। दूसरा, वाई वी शुड हैव टू यूज फंक्शन, इसका क्या जवाब देंगे? हाँ, इसका यूज ये देंगे, इसका आंसर ये कहना होगा कि अगर मुझे अपने प्रोग्राम में कोई भी सेट ऑफ एक्शन परफॉर्म करना है तो इसके लिए क्या यूज करना होगा, फंक्शन, है ना। टू परफॉर्म एनी सेट ऑफ एक्शन इनसाइड अ प्रोग्राम, देन फॉर दिस वी शुड हैव टू यूज अ फंक्शन। नाउ we have two choices, either have to define a function or have to use a function that has been already defined by someone else। तो यदि हम कोई भी फंक्शन के बिना कोई भी एक्शन परफॉर्म करना चाहें तो पॉसिबल नहीं है। अब किसी भी प्रोग्राम में किसी भी सेट ऑफ एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए जो ब्लॉक ऑफ कोड यूज करते हैं उसी को कहते हैं फंक्शन। तो क्यों यूज करेंगे, इसलिए यूज करेंगे क्योंकि अगर हम कोई भी एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, जैसे यूज़र से इनपुट लेना है, यूज़र को कोई मैसेज डिस्प्ले करना है, फाइल पे डेटा राइट करना है, इन सब के लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा, एक फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। क्योंकि एक काम को करने में, एक प्रोसेस को करने में मल्टीपल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना पड़ता है, और जब मल्टीपल एक्टिविटीज़ का एक सिंगल कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। अब जैसे कोई बोलेगा अरे ये बर्थडे का फंक्शन था, तो बर्थडे के फंक्शन में क्या था, बहुत सारे एक्टिविटीज इन्वॉल्व थे। शादी का फंक्शन है तो उसमें बहुत सारे एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं। तो फंक्शन क्या है, अपने आप में ब्लॉक ऑफ कोड है, मल्टीपल सेट ऑफ एक्टिविटीज। अब रही बात कि फंक्शन कितने तरह का होता है, इसका क्या जवाब देंगे, दो तरह का। कितने तरह का फंक्शन होता है, दो तरह का। कौन कौन सा, एक प्री डिफाइंड और एक यूजर डिफाइंड, एक जो पहले से बना हुआ और एक जो हम लोग बनाएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट इन अ फंक्शन। एक फंक्शन में आर्ग्यूमेंट कितने तरह का होता है, तो दो तरह का। देखो, जब हम लोग कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं तो इसे बोलेंगे कि फंक्शन को मैंने क्या किया, डिफाइन किया, ये फंक्शन का डेफिनेशन हो गया। लेकिन यहाँ इसे क्या बोलेंगे कि ये फंक्शन कॉल है, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलोगे कि ये क्या है, फंक्शन डेफिनेशन है। और इसे क्या बोलोगे, इसे बोलोगे कि ये क्या है, फंक्शन कॉल है। ये क्या है, फंक्शन कॉल है, और ये क्या है, फंक्शन डेफिनेशन है। दोनों में याद रहेगा अंतर। तो जब फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं उस समय ये जो आर्गुमेंट यहाँ पे लिखोगे, यहाँ जो भी पैरामीटर पास करेंगे, इसे कहते हैं क्या, इसे बोलते हैं फॉर्मल आर्गुमेंट। और कॉल करते वक्त जो आर्गुमेंट पास करेंगे उसे क्या बोलेंगे, एक्चुअल आर्गुमेंट। एक्चुअल आर्गुमेंट, फॉर्मल आर्गुमेंट, एक्चुअल आर्गुमेंट। अब सोचो ना, मैं ये वाली लाइन यहाँ से हटा देना चाहता हूँ, ये लाइन नहीं रखना मेरे को, क्या ऐसा कर सकते हैं? यस। अब नंबर इनपुट कैसे होगा भाई, तो नंबर इनपुट होने के लिए मान लो हमने यहाँ पे लिख दिया नम
और यहाँ से मैंने कॉल करते वक्त कोई नंबर डाला जैसे कि 77, तो ये 77 क्या है? एक्चुअल आर्गुमेंट जो कहाँ रिसीव होगा? इस फॉर्मल आर्गुमेंट। अरे बात सुन, तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक फंक्शन में आर्गुमेंट की बात करें तो कितने तरह का होगा? मेन दो। कौन कौन सा? फॉर्मल आर्गुमेंट और फंक्शन को कॉल करते वक्त जो आर्गुमेंट पास करते हैं वो है एक्चुअल, और फंक्शन को डिफाइन करते वक्त जो आर्गुमेंट पास करते हैं उसे कहते हैं फॉर्मल। एक इंपॉर्टेंट बात कि नंबर ऑफ आर्गुमेंट शुड बी सेम। ये जो आर्गुमेंट आप फॉर्मल आर्गुमेंट जितना डाल रहे हो और जो एक्चुअल आर्गुमेंट डाल रहे हो, ये दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कर सकते कि हमने यहाँ पे नम 2 आर्गुमेंट डाल दिया, नम और नम 2, और आप एक ही आर्गुमेंट पास कर रहे हो, तो यहाँ एरर आने वाला है। यहाँ क्या आएगा? एरर आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ फॉर्मल आर्गुमेंट और एक्चुअल आर्गुमेंट दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ आर्गुमेंट एज वेल एज इन टर्म टाइप ऑफ आर्गुमेंट। अब टाइप ऑफ आर्गुमेंट का मतलब क्या है? अब ऐसा नहीं है कि अगर हम यहाँ पे 77 डाल रहे हैं तो इसका टाइप क्या माना जाएगा? इंटीजर। और अगर हम 77 को ऐसे लिखा है तो ये क्या माना जाएगा? इसका टाइप स्ट्रिंग। ये भी ध्यान रखना है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है सुमी? पक्का? ये पॉइंट मैं लिख दे रहा हूँ, बाद में भी खुद से पूछ लेना। अगर इन सारे सवाल का जवाब है आप लोगों के पास तो समझो कि फंक्शन आता है अपने को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनेगा हमारा फंक्शन के ऊपर, वो बनेगा क्या? नेचर ऑफ अ फंक्शन। नेचर ऑफ अ फंक्शन। एक फंक्शन का क्या नेचर हो सकता है? एक फंक्शन का क्या नेचर हो सकता है? तो एक फंक्शन का 4 में से कोई एक नेचर हो सकता है। क्या क्या 4 हो सकता है? पहले भी पढ़े होंगे आप लोग शायद। टेक सम, या चलो पहले लिखते हैं टेक नथिंग, रिटर्न नथिंग। टेक नथिंग, रिटर्न नथिंग। ना तो कोई एक आर्गुमेंट ये लेगा और ना कोई वैल्यू रिटर्न करेगा, तो क्या बोलेंगे इसको? टेक नथिंग, रिटर्न नथिंग। और इसको लिखने के तरीके से भी आप समझ जाओगे कि किस नेचर का फंक्शन है। अब जैसे इसी को देखें, ये जो फंक्शन है अभी, इज प्राइम किस नेचर का है बताओ? अगर यहाँ कोई भी आर्गुमेंट नहीं है, कोई भी फॉर्मल आर्गुमेंट नहीं लिखा गया है, तो ये टेक नथिंग नेचर का। ये टेक वाला पोर्शन है। ये कौन सा है? टेक वाला। और इसके ब्लॉक में अगर कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है तो ये रिटर्न नथिंग नेचर का है। अगर वही इसके ब्लॉक में कहीं भी कोई रिटर्न स्टेटमेंट आपको दिख जाता तो आप कह सकते थे कि रिटर्न समथिंग नेचर का है। तो क्या बोलेंगे? पहला टेक नथिंग, रिटर्न नथिंग। और अगर ऐसा कोई फंक्शन होगा तो उसका पहचान ये होगा कुछ ऐसा। ये किस नेचर का है? कॉलिंग के तरीके को देख करके आप बता सकते हो कि किस नेचर का है। ना तो ये कोई पैरामीटर पास कर रहा है, ना कोई वैल्यू ये रिटर्न होकर के कहीं जमा हो रहा है। तो किस नेचर का है? टेक नथिंग, रिटर्न। दूसरा जो टाइप होता है आपका फंक्शन का, वो क्या होता है? टेक समथिंग, रिटर्न नथिंग। चलो उसके ऊपर भी आ रहे हैं, वो चारों टाइप में वो भी आएगा जो अभी आप लोग बोलते हैं। अब अगर इसी फंक्शन को मैं क्या कर रहा हूँ? कॉल कर रहा हूँ और लिखा गया है यहाँ पे इज प्राइम, और यहाँ एक नंबर डाला गया है। क्या डाला गया है? एक नंबर डाला गया है। अब देखो, इससे देख करके आप बता सकते हो कि किस नेचर का है। ये कुछ ले तो रहा है, टेक समथिंग, टेक वाला पोर्शन कहाँ है ये, लेकिन ये रिटर्न कुछ नहीं कर रहा है। अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? नम लिख दिया। अब इसका नेचर कैसा है? ये टेक समथिंग नेचर का है, कुछ ले रहा है, और मैंने कॉल करते वक्त कुछ वैल्यू पास किया है जो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ उसी चीज़ को। लेकिन कहीं भी इसके ब्लॉक में कोई रिटर्न स्टेटमेंट मैंने नहीं लिखा है। तो किस नेचर का हुआ ये?
टेक समथिंग रिटर्न नथिंग। अब आते हैं थर्ड टाइप के ऊपर, क्या होगा? टेक समथिंग रिटर्न समथिंग, मतलब ये कुछ वैल्यू गेट भी करेगा और कुछ वैल्यू रिटर्न भी करेगा। अब इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने कहीं लिखा है ऐसे, x इक्वल टू इज प्राइम, और यहां हमने एक वैल्यू भी डाल दिया। अब इसे देख करके आप बता सकते हैं कि किस नेचर का है। ये कुछ वैल्यू गेट भी करेगा और कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा, जिसे कि हम कहाँ स्टोर करवा रहे हैं? x में स्टोर करवा रहे हैं। तो यहाँ अगर हम देखें, इसमें भी थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा। जी हाँ, इसमें जो हम यहाँ प्रिंट करवा रहे हैं, प्रिंट के जगह पे हम क्या कर सकते हैं? प्रिंट के जगह पे हम यहाँ लिख सकते हैं रिटर्न ट्रू। क्या लिख सकते हैं? ट्रू, मतलब यस। और यहाँ क्या कर सकते हैं हम? रिटर्न क्या कर सकते हैं? फॉल्स, ऐसे लिख सकते हैं। या जो मर्जी यहाँ वो दे सकते हैं, लेकिन जो मर्जी अगर देना है तो आपको यहाँ स्ट्रिंग के रूप में देना पड़ेगा। अदरवाइज ट्रू या फॉल्स लिख रहे हैं तो ये बुलियन वैल्यू है, यस या नो। अब अगर आप चाहें तो यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, यस या नो। यही ना हो सकता है, या तो होगा या तो नहीं होगा, यस या नो। अब इसे देख करके आप बताइए ये किस नेचर का है? अभी कुछ ये वैल्यू गेट भी कर रहा है और हमें वैल्यू रिटर्न कर रहा है, क्योंकि इस पूरे फंक्शन के ब्लॉक में कहीं भी कोई प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लिखा गया, बल्कि रिटर्न स्टेटमेंट। अब जैसे किसी को आपने पैसे दिए और बोले कि चलो ठीक है ये काम कर लो, और काम करने के बाद जो पैसा बचेगा वो हमें रिटर्न करना, हम डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। तो ये क्या हुआ? टेक समथिंग रिटर्न समथिंग। और अगर बोले कि जो बचे रख लो, जो करना है कर लेना, तो क्या हुआ? टेक समथिंग रिटर्न नथिंग। टोटल कितना नेचर हो गया इसका? 3 नेचर हो गया। आखिरी नेचर की बात करें तो क्या होगा? टेक नथिंग रिटर्न समथिंग। टेक नथिंग रिटर्न समथिंग। जैसे क्या हो सकता है इसका कि कुछ ले तो नहीं रहा है, लेकिन कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा। जैसे
मान लो लिखा गया x इक्वल टू इज प्राइम और यहाँ ब्लैंक रहेगा, कुछ भी नहीं, तो हम इसमें से भी हटा देते हैं। और यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, नो डाउट एक वैल्यू तो इनपुट लेना पड़ेगा, तो जो लाइन हमने कट किया था उसको हम पेस्ट कर लेंगे। अब यहाँ मैं कुछ नहीं पास कर रहा हूँ। अब बताओ इस फंक्शन को डिफाइन करने का जो तरीका है, इसे देख के क्या लग रहा है, किस नेचर का ये वैल्यू कुछ नहीं ले रहा है, मतलब टेक नथिंग, बट ये वैल्यू क्या कर रहा है, कुछ रिटर्न कर रहा है। तो क्या हुआ, रिटर्न समथिंग। तो एक फंक्शन का इन टोटल कितना नेचर हो सकता है, 4 नेचर हो सकता है, याद रहेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनफैक्ट अगर सबसे इंपॉर्टेंट बोला जाए तो नो डाउट इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं है, क्योंकि बिना फंक्शन का क्या होता है, सोच के देखो। अगर आपको हेलो वर्ल्ड भी प्रिंट करना है तो प्रिंट यूज़ कर रहे हो ना, तो प्रिंट क्या है, प्रीडिफाइंड एक फंक्शन ही तो है। लाइफ में जन्म से लेके मरण तक सब कुछ क्या है, एक फंक्शन ही तो है, इवेंट ही तो है। तो उसी तरीके से प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में भी कुछ हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने से लेके कोई भी एक बड़ा सा ही अगर एआई का प्रोग्राम लिख रहे हो, सब क्या है, सब में आपको फंक्शन तो यूज़ करना ही है। अब बढ़ते हैं अगले पड़ाव की तरफ। तो नेचर ऑफ फंक्शन के बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है, वो होता है टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट। और टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट तो ऑलरेडी लिख चुके हैं, टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट। अब हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ फॉर्मल आर्गुमेंट। क्या देखेंगे, टाइप ऑफ फॉर्मल आर्गुमेंट। अब इसका क्या मतलब, टाइप ऑफ फॉर्मल आर्गुमेंट का क्या अर्थ है, तो क्या बोलेंगे, यहाँ जो आर्गुमेंट हम लोग पास करते हैं इसी को फॉर्मल आर्गुमेंट बोलते हैं। फंक्शन को डिफाइन करते वक्त जो आर्गुमेंट पास करते हैं उसे फॉर्मल आर्गुमेंट बोलते हैं। और फॉर्मल आर्गुमेंट का कितना टाइप होगा, तो इसके मल्टीपल टाइप है, मुख्य रूप से 4। अब क्या क्या 4 है जरा वो भी देख लें। पहला है पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। क्या प्रिया याद है, पोजिशनल आर्गुमेंट कहने का मतलब क्या हुआ बच्चा? चलो इसको एक अलग एग्जाम्पल से करते हैं। इसको हटा सकते हैं, यहाँ से हटा सकते हैं, नहीं भी बोलोगे तो हटा दिए अब क्या। अब इसके बाद क्या करना है, पोजिशनल आर्गुमेंट के लिए मान लो कि हमने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम रखा पर्सन। अब पर्सन का नेम रख रहा हूँ और एज ले रहा हूँ। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो एज है उसमें 2 साल का ग्रेस लगना चाहिए। तो मैंने क्या लिखा, एज इक्वल टू एज प्लस 2 लिख सकते हैं सर। और उसके बाद एक मैसेज मैं दे देता हूँ, प्रिंट हेलो और उसके बाद उसका नाम आना चाहिए, यू आर एज इयर्स ओल्ड, ऐसा लिख सकते, सही है। अब बताओ कि अगर इस फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ, ध्यान से सुनना है और बताना है आंसर। अगर ऐसे मैंने कॉल किया, क्या ये सही है कि कुछ एरर आएगा? क्या एरर आएगा? क्योंकि ये फॉर्मल आर्गुमेंट है और यहाँ जो लिखेंगे एक्चुअल आर्गुमेंट। हमने अभी पढ़ा था कि एक्चुअल आर्गुमेंट और फॉर्मल आर्गुमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो सेम तो रहा नहीं, तो क्या आएगा, एरर। अब इसका क्या सॉल्यूशन है? हाँ बिल्कुल, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया, नेम भी डाल दिया और मान लो एज भी डाल दिया। तो नेम और एज हमने इसमें पास किया। अभी कुछ एरर है? नहीं। यहाँ आएगा हेलो प्रिया, यू आर 23 ईयर्स ओल्ड, ऐसा कुछ मैसेज आएगा। अभी कोई दिक्कत नहीं।
अच्छा, मान लो कि ये फंक्शन किसी और ने बनाया था, मुझे बस ये पता है कि इसमें 2 आर्गुमेंट पास करना है, बस मुझे इतना ही पता है कि इसमें कितना आर्गुमेंट पास करना है, 2 आर्गुमेंट पास करना है। सो हमने क्या किया, कुछ पहले ही क्या डाल दिया, एज को डाल दिया और फिर हमने डाल दिया नेम को। अब इसमें देख के बताओ कि कुछ एरर आएगा या नहीं आएगा। और एरर आएगा तो क्यों आएगा, क्या एरर आएगा? यहाँ एरर आएगा। और एरर क्यों आएगा? क्योंकि 21 चला जाएगा एज में। ये सही है, नाम किसी का 21 हो सकता है, चलो ठीक है, थोड़ा ऑकवर्ड है बट हो सकता है। लेकिन एज किसी का प्रिया तो नहीं हो सकता है। और प्रिया क्या है, स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग में 2 तो ऐड होगा नहीं, तो यहाँ आएगा एरर। तो ये एरर क्यों आया? ये एरर आया पोजिशनल आर्गुमेंट की वजह से, क्योंकि 21 का पोजीशन फर्स्ट था तो ये फर्स्ट फॉर्मल आर्गुमेंट में गया, और प्रिया का पोजीशन सेकंड था तो ये सेकंड फॉर्मल आर्गुमेंट में गया, इसकी वजह से एरर आया है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन है कीवर्ड आर्गुमेंट। क्या है? कीवर्ड आर्गुमेंट। अब कीवर्ड आर्गुमेंट क्या होता है? अगर मैं ऐसे लिख दूं एज इक्वल टू 21, नेम इक्वल टू प्रिया, अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले एज लिखे हो या पहले नेम को लिखे हो। ये जो 21 है किस में जाएगा? एज में जाएगा। और जो ये प्रिया या जो भी स्ट्रिंग, जो भी नाम हमने पास किया, वो कहाँ जाएगा? अब हमें कोई एरर फेस नहीं करना पड़े, तो इसे क्या बोलेंगे? कीवर्ड आर्गुमेंट। समझ में आया? हाँ या ना? अब बढ़ते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। कीवर्ड आर्गुमेंट के बाद जो नेक्स्ट आर्गुमेंट है उसे क्या नाम देंगे? चलो अब इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अच्छा एक चीज़ बताओ कि अगर किसी ने अब ये चाहा कि नेम और एज तो ठीक ही है, साथ साथ हम जेंडर भी डालना चाह रहे हैं। अब जैसे कि कुछ नाम ऐसा है जो नाम से जेंडर नहीं डिफाइन हो पाता है। अब जैसे यहाँ पे हमने लिखा जेंडर इक्वल टू मेल, क्या ये फंक्शन कॉल होगा या एरर आएगा? एरर आएगा। क्यों एरर आएगा? इसलिए क्योंकि यहाँ 2 ही आर्गुमेंट है और आप कितना पास कर रहे हैं, तो इसलिए एरर आएगा। तो हम ये चाहते हैं कि आर्गुमेंट के बढ़ने से कोई प्रॉब्लम ना हो। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ हो सकता है। इसे बोलते हैं वेरिएबल लेंथ। वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। क्या बोलेंगे इसे? वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। जब आर्ग्यूमेंट का लेंथ हमें फिक्स नहीं रखना, आर्ग्यूमेंट का लेंथ हमें फिक्स नहीं रखना हो, वेरिएबल रखना हो, मतलब चेंज हो सके, फ्लेक्सिबल रखना हो, तो इसे कहते हैं वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। अब इसका एक एग्जांपल करते हैं, इसको भी हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। मान लो कि एक फंक्शन हमने बनाया ऐड, और इसमें एक वेरिएबल पहले लिया था a, b, ऐसे लिया था, सही है। यहाँ मैंने क्या किया था, रिजल्ट इक्वल टू a प्लस b ऐसा किया हुआ था। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं था। और इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, प्रिंट और प्रिंट क्या कर दिया, एडिशन इज, और क्या एडिशन है, रिजल्ट में रखा हुआ है। अच्छा, इस फंक्शन को देख करके बता सकते हैं आप लोग कि इसका नेचर क्या है? इस फंक्शन का नेचर क्या है? बहुत बढ़िया, ऐड
और यहाँ पे मान लो 4,5 डालता हूँ, ये काम करेगा? जी हाँ, बिल्कुल करेगा, 9 आएगा रिजल्ट। अच्छा, तब क्या जब यहाँ एक आर्गुमेंट और डाल दें काम करेगा? नहीं, तब मुझे यहाँ भी जा कर के ये करना पड़ेगा। और अगर अगली बार किसी ने अब यहाँ भी क्या करना पड़ेगा फिर, मतलब मेन कोड में जाके बार बार चेंजेस करने पड़ेंगे। और किसी ने आकर के अगर मान लो कि सोचा कि हम 4 नंबर का ऐड करें तो फिर एरर आ जाएगा। तो मैं चाहता हूँ इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, और इसके लिए कौन सा आर्गुमेंट यूज़ करेंगे? वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। अब वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट बनाने के लिए तरीका क्या होता है कि अब अगर ऐड के लिए फंक्शन बन रहा है तो कम से कम 2 नंबर तो होगा ही, 2 से ज़्यादा कितना होगा मुझे नहीं पता। तो पहला आर्गुमेंट दे दीजिए पहले नंबर के लिए, दूसरा आर्गुमेंट जो दे रहे हैं उसके पहले लगा दीजिए स्टार, और स्टार लगा दिए तो ये बन गया टपल। क्या बन गया? और टपल क्या होता है? लिस्ट ऑफ एलिमेंट। तो ये क्या बन गया? टपल। अब आप क्या करेंगे? रिजल्ट में पहले ये के वैल्यू को रख लीजिए। अब टपल क्या है? ग्रुप ऑफ एलिमेंट। और जब भी आपको ग्रुप ऑफ एलिमेंट को मैनिपुलेट करना, मैनिपुलेट मतलब समझ रहे हो, उस पर कोई भी काम करना हो तो आप किसके थ्रू करेंगे? लूप के थ्रू करेंगे। किसके थ्रू करेंगे? लूप के थ्रू करेंगे। अगर एक सिंगल एलिमेंट को हैंडल करना हो तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ग्रुप ऑफ एलिमेंट को हैंडल कैसे करेंगे आप? लूप के थ्रू करेंगे। तो हमें यहाँ पे एक लूप चलाना पड़ेगा फॉर आई इन रेंज, और रेंज में क्या डाल देंगे? रेंज मत डालो, फॉर आई इन बी कर दो, फॉर आई इन बी। ऐसा भी कर सकते हैं, एक एक वैल्यू बी से उठाने के लिए क्या लिख सकते हैं? फॉर आई इन बी। बी से एक वैल्यू उठाओ, आई में रख दो। और उसके बाद क्या करना है? उसके बाद करना ये है कि रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट प्लस आई, क्योंकि बी से एक एक वैल्यू आई में आता जाएगा और वो रिजल्ट में ऐड होता जाएगा, और फाइनली फिर हमें रिजल्ट मिल गया। अब यहाँ चाहे मैं 2 आर्गुमेंट डालूं या 10 आर्गुमेंट डालूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट आप डाल लो। इसी को कहते हैं वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। आगे बढ़ूं? चलो, नेक्स्ट जो आर्गुमेंट है जिसे कहते हैं वो बाय मिस्टेक हुआ है, एक ही देना है। नेक्स्ट जो है क्या लिखा हूं मैं? कीवर्ड वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। कीवर्ड वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट क्या होगा, इसका भी एक एग्जांपल देखें। अच्छा, मान लो कि हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया पर्सन के नाम से। किस नाम से एक फंक्शन बनाया? पर्सन के नाम से एक फंक्शन बनाया, और पर्सन मल्टीपल वैल्यू रिसीव करेगा। कितना वैल्यू रिसीव करेगा? मल्टीपल वैल्यू रिसीव करेगा। अब अगर मान लिया जाए कि इसमें किसी ने अपना क्या डाला, नाम भी डाला, एज डाला, कम से कम 2-3 चीज़ें मैंडेटरी हैं। नाम डाला, एज डाला, जेंडर डाला, हो सकता है कोई मोबाइल नंबर भी डाल दे, कुछ भी हो सकता है ना? कोई हो सकता है आधार भी डाले। अब कितना, कोई फिक्स तो है नहीं, तो कम से कम नाम तो डालेगा ही डालेगा, अपना नेम और एज डालेगा। उसके अलावा जो भी डालने का इरादा है वो अपनी मर्जी से डाल दो। तो इसके लिए नेम और एज के बाद डाल देते हैं डबल स्टार डेटा। तो जब डबल स्टार लग जाए आर्गुमेंट में तो इसी को बोलते हैं कीवर्ड वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। क्या बोलेंगे इसको? कीवर्ड वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। इसका फ़ायदा क्या होगा वो देखना। अब अगर हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, चलो प्रिंट करवा देते हैं। नेम को अलग प्रिंट करवा देंगे, नेम। उसके बाद प्रिंट किसको करवा देते हैं? एज को करवा देते हैं। अब प्रिंट किसको करवा देते हैं? डेटा को प्रिंट करवा देते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होगा वो देखो कि जब कोई पर्सन को कॉल करेगा तो पहला चीज़ अपना नाम तो डालेगा ही,
नाम डालेगा, एज डालेगा, एज के बाद अगर कुछ भी नहीं डालेगा फिर भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे नहीं लिखेगा। फिर ये इसको लिखने के लिए कीवर्ड के रूप में लिखना पड़ेगा, नेम सोमी, एज 19, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर चाहे कि हाँ अब अपना मोबाइल नंबर भी डालना चाह रहा है तो वो भी डालेगा। अब उसके बाद इसको लगता है कि अपना आधार नंबर भी डालना चाह रहा है ना, तो वो भी डाल सकता है। अपना अगर पैन नंबर डालना चाह रहा है वो भी डाल सकता है ना। तो इसे बोलेंगे कीवर्ड वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। तो टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट कितना हो गया, और टाइप ऑफ फॉर्मल आर्गुमेंट कितना हो गया, ये भी 4 हो गया। तो ये भी टपल के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। कौन सा, ये हाँ डेटा वाला। हाँ। तो टोटल यहाँ पे ये 6 पॉइंट याद रखना। अगर इस 6 का आंसर आता है तो समझें कि फंक्शन आता है मेरे को बनाना, अगर नहीं आता है तो फिर गड़बड़ है। फंक्शन में जो नेक्स्ट पॉइंट बनता है अपना, और उसके तरफ अब बताओ यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? क्योंकि अभी सिर्फ मैं थ्योरी समझा रहा हूँ, अभी कोई भी एक भी क्वेश्चन नहीं किए इस पे। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट अपना बनता है रिकर्सन। अब ये रिकर्सन क्या होता है, क्या जी आदित्य, रिकर्शन क्या होता है, किसे कहते हैं रिकर्शन? हाँ बोलो। When a function called by itself जब कोई फंक्शन खुद को ही कॉल करता हो तो इसी को क्या कहेंगे, रिकर्शन। जैसे मान लो कि आदित्य खुद को ही कॉल कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे इसको, रिकर्सन। रिकर्सन कहाँ यूजफुल है, या रिकर्शन का यूज़ कहाँ करते हैं? तो एक बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट में बांट करके सॉल्व करने के लिए किसका यूज़ करेंगे, रिकर्सन का। एक एग्जांपल लें, जैसे हम खुद से सवाल पूछे कि 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, खुद से पूछे 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, खुद से ही जवाब आया 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4। अब खुद से फिर सवाल पूछेंगे फैक्टोरियल 4, फिर जवाब आएगा 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3। फिर पूछेंगे व्हाट इज वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल ऑफ 3, फिर जवाब खुद से ही देंगे क्या, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 1 इंटू 0 फैक्टोरियल। और 0 फैक्टोरियल क्या होता है, 1। तो कहने का मतलब जब हम किसी भी प्रॉब्लम को डिवाइड एंड कॉन्कर रूल से, मतलब एक बड़े प्रॉब्लम को हम सॉल्व नहीं कर सकते लेकिन छोटे छोटे पार्ट में बांट के तो कर सकते कि नहीं। अब मान लो कि पूरा एक झोला नोट दे दिया जाए, बोला जाए एक साथ उसको काउंट करो, अब एक सिंगल बनाओ, दिक्कत होगा। लेकिन उसको छोटे छोटे पार्ट में अगर बांट दें इक्वल साइज का तो क्या होगा, काउंटिंग इजी हो जाएगा। तो एक बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे प्रॉब्लम में डिवाइड करना और उसको सॉल्व करना, इस अप्रोच को बोलते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर रूल। और ख़ास तौर से जब डेटा स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो वहाँ इस चीज़ को पढ़ना होता है। तो अगर हम किसी बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके सॉल्व करना चाह रहे हैं रिकर्सिवली, तो इसी के लिए जो हम मेथड यूज़ करेंगे उसी को बोलते हैं रिकर्सन। चलो इसको भी गोली मारो, अभी हो सकता है उतना मैच्योर नहीं हुए हैं, नहीं समझ में आएगा। इतना समझ लो कि जो काम हम लूप के थ्रू करते थे, लूप का काम क्या था, किसी भी स्टेटमेंट को एक खास नंबर ऑफ टाइम तक दोहराओ, वही काम हम इससे भी कर सकते हैं। किसके थ्रू, रिकर्शन के थ्रू। समझे? रिकर्सन के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट
पॉइंट बनेगा जिसको बोलेंगे लैम्डा एक्सप्रेशन। क्या बोलेंगे? लैम्डा एक्सप्रेशन। अब ये लैम्डा एक्सप्रेशन जो होता है, लैम्डा एक्सप्रेशन या लैम्डा फंक्शन एक स्पेशल फंक्शन होता है जिसका कोई नाम नहीं होता है। और नॉर्मल जब हम भी कोई भी फंक्शन बनाते हैं तो उसका कुछ ना कुछ क्या देते हैं? नाम देते हैं। अब प्लस उसमें मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड लिखा जाता है, मतलब उसका एक ब्लॉक होता है। लेकिन लैम्डा एक्सप्रेशन का ना तो ब्लॉक होता है और ना कोई नाम होता है। लैम्डा एक्सप्रेशन का ना तो कोई ब्लॉक होता है और ना कोई नाम होता है। लैम्डा एक्सप्रेशन खास तौर से उन जगहों पे बहुत यूजफुल होता है जहां मुझे कोई वन शॉट लाइंस लिखना है किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करके। खास तौर से जब हम जीयूआई प्रोग्रामिंग करेंगे, इंटरनेट प्रोग्रामिंग करेंगे, मल्टीपल एलिमेंट में से किसी एलिमेंट को सर्च करने के लिए ऑलरेडी कोई फंक्शन बनाया हुआ है, उसमें एज अ आर्गुमेंट कोई फंक्शन पास करना होगा, तो किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? लैम्डा एक्सप्रेशन। तो लैम्डा एक्सप्रेशन बहुत यूजफुल है आपका किस केस में? जीयूआई प्रोग्रामिंग के लिए, इंटरनेट प्रोग्रामिंग के लिए, या कोई बड़े डेटा के ऊपर, जैसे हमें डेटा एनालिसिस से रिलेटेड काम करना है। एक हमारे पास मान लो बड़ा सा एरे है, उसमें से हमें सिर्फ प्राइम नंबर्स को छांटना है, फिल्टर करना है। तो इसके लिए हमारे पास ऑलरेडी एक फंक्शन बना हुआ है, लेकिन उस फंक्शन में क्या रिसीव होता है एज आर्गुमेंट? कोई दूसरा फंक्शन को रिसीव करता है। जैसे अभी हम लोग एज आर्गुमेंट क्या पास कर रहे हैं? कोई नाम या नंबर, लेकिन वहां क्या पास होगा? कोई एक फंक्शन। तो जहां एज आर्गुमेंट फंक्शन पास करना होगा किसी भी प्रीडिफाइंड फंक्शन में, तो वहां हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? लैम्डा एक्सप्रेशन का। याद रहेगा ये पॉइंट? तो लैम्डा एक्सप्रेशन रियल टाइम में बहुत यूजफुल एक फंक्शन होता है जिसको एनोनिमस फंक्शन भी कहा जाता है। एनोनिमस कहने का मतलब जिसका कोई नाम नहीं है, कोई पहचान नहीं है, लेकिन एक काम बड़ा करेगा, पहचान भले ही नहीं है। हाँ, हम लोग भी ऐसा फंक्शन बना सकते हैं जिसमें एज अ आर्गुमेंट फंक्शन रिसीव हो। कोई जरूरी नहीं है कि प्री डिफाइंड हो। तो लैम्डा एक्सप्रेशन क्या होता है? हाँ, सिंगल लाइन फंक्शन विदाउट अ नेम। सिंगल लाइन फंक्शन विदाउट अ नेम। एक सिंगल लाइन का फंक्शन जिसका कोई नाम नहीं है, वो क्या कहलाएगा? लैम्डा एक्सप्रेशन। तो ये 8 पॉइंट्स को याद रखना है, फंक्शन के थ्योरी के लिए एनफ है इतना पॉइंट। अब इसी के हिसाब से हम लोग लैब स्टार्ट करते हैं। चलिए एक नया फाइल लेते हैं हम। अब मुझे क्या करना है, मान लो कि मैं लिख रहा हूँ कहीं पे प्रिंट लाइन। क्या लिख रहा हूँ? अब इस फंक्शन को देख करके बताइए ये मैंने क्या किया है। ये हमने फंक्शन कॉल किया है। क्या किया है? फंक्शन को बुलाया है। अब इसका कॉल करने का तरीका देख के क्या लग रहा है? किस नेचर का ये? हाँ, टेक नथिंग रिटर्न नथिंग। ना तो ये कुछ वैल्यू गेट कर रहा है, ना कोई वैल्यू कुछ रिटर्न करेगा। तो ये भी चलेगा क्या? नहीं चलेगा, क्योंकि प्रिंट लाइन के नाम से कोई प्रीडिफाइंड लाइब्रेरी फंक्शन नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। तो बनाएंगे कैसे? तो लिखेंगे डेफ, और उसके बाद क्या लिखना होगा? प्रिंट लाइन कोलोन। और इसे करवाना क्या है मुझे? तो एक लाइन प्रिंट करवानी है। तो हम ऐसे लाइन एक प्रिंट करवा देते हैं। कर सकते हैं? नहीं, अब बिल्कुल कर सकते हैं। अब मान लो इसके बिगनिंग में हम चाहते हैं कि एक लाइन चेंज करने के बाद करें, तो /n लगा देंगे। अब अगर मैं देखूं तो ये चलेगा कोड? हाँ जी, बिल्कुल चलेगा। एग्जाम्पल फंक्शन
देखो एक लाइन प्रिंट कर दिया ये। अच्छा, ये जितनी बार मुझे करना होगा बार बार लिखना पड़ेगा क्या? नहीं, प्रिंट लाइन जितनी बार मैं लिखूंगा उतनी बार ये कोड चलेगा और उतनी बार ये लाइन प्रिंट। नहीं, ये वाला जो पॉइंट है इसको क्या बोलेंगे? हमने क्या किया है? फंक्शन डिफाइन किया है। किस नेचर का ये फंक्शन है देख के बता सकते हो? फंक्शन डिफाइन नेचर ऑफ टेक नथिंग, रिटर्न नथिंग। ना तो ये कुछ ले रहा है ना कुछ रिटर्न कर रहा है। यहाँ लेता तो यहाँ पे लिखा जाता और रिटर्न करता तो यहाँ रिटर्न कीवर्ड होता। नहीं, चलो बढ़िया। अब एक बात और, अब हम चाहते हैं कि ऐसे लिखूं मैं SON और यहाँ कोई नंबर डाल दूँ, कोई भी नंबर डाल दूँ रैंडम, मुझे उस नंबर का स्क्वायर प्रिंट कर दे। अब ये किस नेचर का है? फंक्शन कॉल ऑफ नेचर क्या? टेक समथिंग, रिटर्न नथिंग। फंक्शन कॉल ऑफ नेचर टेक नथिंग, रिटर्न नथिंग कह सकते हैं। अच्छा, ये कोड चलेगा अभी कि एरर आएगा? एरर आएगा। क्या एरर आएगा? नेम SON इज नॉट डिफाइंड। मतलब SON को पहले क्या करना पड़ेगा? डिफाइन करना पड़ेगा। अच्छी बात है, तो डिफाइन कर लिया जाए। क्या लिखना पड़ता है डिफाइन करने के लिए? डेफ और उसके बाद SON और उसके बाद कोई एक नंबर गेट करना है तो एक फॉर्मल आर्गुमेंट। अब मुझे इसका स्क्वायर निकालना है तो क्या लिखना पड़ेगा? रिजल्ट इक्वल टू x इंटू एक्स। और उसके बाद क्या करेंगे? प्रिंट कर देंगे स्क्वायर ऑफ x इज रिजल्ट। यही ना? अब रन करके देखेंगे तो क्या आएगा? स्क्वायर ऑफ 44 इज दिस। सही काम कर रहा है कि नहीं? और मान लो फिर से हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे? प्रिंट लाइन। ये बीच में आएगा स्क्वायर का वैल्यू। क्या सही है? कोई दिक्कत? अच्छा, किसी ने बाय द वे यहाँ पे डाल दिया 55। क्या इस बार स्क्वायर सेम ही आएगा या डिफरेंट आएगा? अलग आएगा। तो दोनों फंक्शन है और दोनों का नेचर अलग अलग है। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ एक फंक्शन बनाऊँ इज इवन। अब मैं चाहता हूँ कि कोई नंबर ये ले और ये बता दे, रिटर्न करे यस या नो में। क्या रिटर्न करे? यस या नो। तो क्या लिखना पड़ेगा? इफ x मॉडुलस 2 इक्वल टू 0। इवन के लिए ना कंडीशन होता है। अगर ऐसा हो तो क्या करो? रिटर्न कर दो यस। और अगर ऐसा नहीं है तो रिटर्न करो नो। क्या सोमी समझ में आ रहा है बच्चा? तो दिक्कत नहीं ना? रिटर्न नो। अब इस इवेंट को हम कॉल करते हैं। अच्छा, इसका नेचर क्या लग रहा है देख करके? क्या नेचर है? फंक्शन डिफाइन। हाँ, फंक्शन डिफाइन। और ये नेचर क्या है इसका? टेक समथिंग एंड रिटर्न समथिंग। और इसका नेचर क्या था? इसका नेचर क्या था? फंक्शन डिफाइन नेचर ऑफ टेक समथिंग रिटर्न नथिंग। यही नेचर है ना इसका? चलो ठीक है, इसको कॉल करके देखते हैं। किसे? इज इवन। जब इज इवन को कॉल करेंगे और हमने यहाँ पे 13 डाला तो इसको कहीं तो स्टोर करवाना पड़ेगा ना। तो या तो स्टोर करवा लें या डायरेक्ट इसको क्या करवा लेंगे हम यहाँ पे? या डायरेक्ट हम यहाँ पे प्रिंट करवा लेंगे। किसको?
क्योंकि ये जो वैल्यू रिटर्न करेगा या तो स्टोर करके रखेंगे या डायरेक्ट प्रिंट करवा लेते हैं। तो क्या वैल्यू आया इस बार? नो। क्या वैल्यू आया? अगर थोड़ा इसको और प्रिंट स्टेटमेंट नहीं देते तो वैल्यू नहीं आता। तब कैसे आता? इसको फिर जमा करके कहीं रखे पड़ता, ऐसे रखना पड़ता। जैसे मान लीजिए कुछ भी x इक्वल टू ऐसे इजी में, अब अगर रन करेंगे तो कुछ भी वैल्यू नहीं आएगा, क्योंकि x के अंदर आपने स्टोर करके रख लिया है। ऐसे x के अंदर आपने स्टोर करके रख लिया, तो स्टोर करने से तो होगा नहीं, प्रिंट करना पड़ेगा। अभी कुछ भी नहीं आया। अब x के अंदर आपके पास यस या नो में वैल्यू आया होगा, अब आप उसको प्रिंट कर दीजिए। नंबर इज इवन, नंबर इज इवन। और ये किसके अंदर है? x में है, या तो यस होगा या तो नो होगा। अभी क्या आएगा? अभी तो नो आएगा। नंबर इज इवन तो नो। अच्छा, तब क्या? जब यहाँ पे मैं 13 के जगह पे 14 डाल दूँ, अब क्या आएगा? नंबर इज इवन। ट्रू की फॉल्स? यस। तो अब बताओ, थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं, सोचो और बताओ कि यहाँ तक समझ में आ रहा है कि ओवरफ्लो कर रहा है? अभी आ रहा है? क्योंकि मैं सिंपल ही एग्जांपल रख रहा हूँ, अभी बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूँ चीज़ें। तो 3 नेचर तो हो गया बच्चा, एक नेचर और बाकी है। कौन सा? टेक नथिंग रिटर्न वाला नेचर अभी बाकी है। टेक नथिंग रिटर्न समथिंग वाला नेचर बाकी है ना। इज प्राइम, और मैं यहाँ पे कोई एक नंबर डाल रहा हूँ लाइक 78। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बता दे ये प्राइम है या नहीं, प्राइम है या नहीं। हो सकता है या नहीं? हाँ बिल्कुल हो सकता है। क्या लिखना पड़ेगा? डेफ, और उसके बाद क्या लिखेंगे? इज प्राइम, और यहाँ कोई एक नंबर तो लेना पड़ेगा। अब उसके बाद क्या? एक काउंट वेरिएबल भी लेना पड़ेगा, काउंट का वैल्यू 0 रखनी होगी फॉर आई इन। अच्छा, टेक नथिंग नेचर का रखते हैं, तब बिल्कुल नहीं जाएगा। तब मुझे नम ऐसे लेना पड़ेगा, है ना। इंट इनपुट और एंटर अ नंबर, एक नंबर इनपुट ले लो। अब यहाँ क्या लिखना होगा? रेंज, रेंज कहाँ से स्टार्ट करो? 1 से अप टू कहाँ तक जाओ? num + 1 तक जाना है। और हर बार देखना पड़ेगा कि क्या num मॉडुलस i = 0 है। अब जब भी ऐसा हो तो क्या कर दो? काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1। अब लास्ट में इस लूप से बाहर आने का है, और क्या चेक करेंगे? इफ काउंट इक्वल टू 2, अगर ऐसा है तो क्या अच्छा रिटर्न करवाना है, करेक्ट। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? रिटर्न जो भी कर देना है, राइट। एल्स रिटर्न प्राइम का अपोजिट क्या होता है? कंपोजिट नंबर। तो प्राइम या कंपोजिट ही रिटर्न करवा लो। अब देखो, इसको जब हम कर रहे हैं तो कहीं तो स्टोर करेंगे ना। तो वेल, हम यहाँ पे नम के अंदर रख लिए। अब यहाँ से हम क्या करने वाले हैं? प्रिंट करने वाले हैं। क्या करेंगे? लेकिन यहाँ गलती मैं कर रहा हूँ, इसको क्या करेंगे? हटाएंगे, है ना। अब ये जो फंक्शन मैंने बनाया किस नेचर का है जी? ये है फंक्शन डेफिनेशन और नेचर ऑफ टेक नथिंग एंड रिटर्न समथिंग। ये कुछ ले तो नहीं रहा है, लेकिन रिटर्न कर रहा है। अब यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं?
नंबर इज और यहाँ किसे प्रिंट करेंगे हम? नम को, क्योंकि उसी के अंदर होगा प्राइम या कंपोजिट। अब अगर हम रन करके देखें, सारा कोड चल रहा है यहाँ तक, नंबर इज इवन वगैरह वगैरह सब, स्क्वायर वगैरह सब कुछ। एंटर अ नंबर, बाय द वे हमने नंबर यहाँ 13 डाला तो क्या आएगा? नंबर इज प्राइम। क्या बात है। मैं दोबारा से रन करता हूँ इसको और इस बार मैं डालता हूँ 15, क्या आएगा? नंबर इज कंपोजिट। परफेक्टली एक छोटे से एग्जाम्पल में, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट जो मैंने यहाँ पे समझा उसको वेरीफाई मैं करते जा रहा हूँ। तो 4 नेचर हमने पढ़ा था, चारों नेचर यहाँ क्लियर हुआ। फंक्शन कैसे बनाते हैं वो भी क्लियर हुआ। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्या है? टाइप ऑफ आर्गुमेंट की बात है। टाइप ऑफ आर्गुमेंट की बात है। अच्छा, अगर कभी ऐसा हो कि मैं नंबर ऑफ आर्गुमेंट डिफरेंट कर दूं तो क्या एरर आएगा? हाँ जी सर, बिल्कुल एरर आएगा। यहाँ दिख रहा है सन मिसिंग 1 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट, क्योंकि जैसे ही आपने इसको कॉल किया, चेक किया कि इस प्रोग्राम में SON नाम का कोई एक ऐसा फंक्शन है जो 0 आर्गुमेंट लेता है, तो नहीं है। लेकिन वो कितना आर्गुमेंट लेता है? 1 आर्गुमेंट। तो आपको यहाँ पे एरर दिया कि 1 आर्गुमेंट रिक्वायर्ड है जो आपने नहीं डाला है। अब जैसे ही डाल दोगे काम कर जाएगा, कोई दिक्कत। अब बढ़े हम लोग टाइप ऑफ आर्गुमेंट, मतलब पोजिशनल, कीवर्ड और वेरिएबल लेंथ के ऊपर। तो एक काम करते हैं, ये जो कोड मैंने लिखा उसको मैं हटा दूं। अच्छा, एक बात बता कि क्या इस कोड को मुझे बार बार यूज़ करना हो अलग अलग प्रोग्राम में तो कर सकते हैं कि नहीं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आप जब एक प्रोग्राम लिखते हो और उस प्रोग्राम में सिर्फ फंक्शन को डिफाइन करते हो तो इसे मॉड्यूल कहते हैं। क्या बोलते हैं? मॉड्यूल बोलते हैं। अगर वही सी लैंग्वेज, C++ के बैकग्राउंड से होगे तो उसे क्या कहते हैं? हेडर फाइल कहते हैं। क्या बोलते हैं? हेडर फाइल। और यहाँ क्या बोलेंगे? इसे मॉड्यूल बोलेंगे। अब अगर इस फाइल को आप बंद भी कर दोगे, चलो मैं बंद कर देता हूँ, ये फाइल मैंने बंद कर दिया। अब मैं एक नया फाइल लेता हूँ, एक नया फाइल लिया और मैं यहाँ प्रिंट लाइन लिखूँ, क्या ये काम करेगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं करेगा। अगर अभी हम फन विथ फंक्शन, चलो हम लोग अभी मज़े कर रहे हैं किसके साथ? फंक्शन के साथ। क्या बोल रहा है? नेम प्रिंट लाइन इज नॉट डिफाइंड। एरर आ गया। क्यों एरर आया? क्योंकि देखो, जब आप कोई फंक्शन को कॉल कर रहे हो ना, जब आप फंक्शन को कॉल कर रहे होगे तो आपके पास 2 ही चॉइस है, या तो आप इंपोर्ट करो या तो डिफाइन करो। तो यहाँ क्या करेंगे? हम इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बना के रखे हैं। तो इंपोर्ट करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? लिखना होगा फ्रॉम, और नाम क्या था उस फाइल का? एग्जाम्पल फंक्शन। फ्रॉम इस मॉड्यूल से इंपोर्ट करो। क्या इंपोर्ट कर दो? सब कुछ। अब रन करके देखो, चलेगा ये कोड। क्या बात है। तो इनफैक्ट ये क्या बन गया? हमारा एक मॉड्यूल बन गया। मॉड्यूल किसे कहते हैं? कलेक्शन ऑफ फंक्शन। तो एक हमने फाइल बनाया था जिसका नाम रखा है एग्जाम्पल फंक्शन, और उसके अंदर हमने सारे कॉमन या जो मोस्टली यूज फंक्शन था उसको हमने डिफाइन कर दिया। अब मुझे जब भी उन फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी हम इंपोर्ट करेंगे और उसको कॉल कर लेंगे। डिफाइन करने का झंझट था। तो इस बहाने हम लोग मॉड्यूल क्या होता है, कैसे बनाते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, वो भी सीख लिए। चलिए, अब इसके अलावा कुछ चीज़ें और हम लोग देखते हैं, जैसे पोजिशनल आर्गुमेंट वगैरह। राइट, ठीक है। एक हम फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं पर्सन, रख सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल क्या लिया था हमने? एग्जैक्टली उसी एग्जाम्पल को करते हैं हम लोग, नेम और एज। नेम और एज। एज इक्वल टू एज प्लस 2
और उसके बाद प्रिंट क्या कर देना है, हेलो, और उसका नाम आना चाहिए यू आर एज years old। ओके, अब रही बात कि क्या ये फंक्शन कॉल होगा अभी? जी हाँ, क्यों नहीं कॉल होगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ आबिद 24, क्या ये काम करेगा? जी हाँ, बिल्कुल करेगा। क्या रहा है, हेलो आबिद यू आर 26 years old, परफेक्टली काम कर रहा है, कोई इशू नहीं। हाँ, इशू तब आएगा जब ऐसा डाला जाएगा, अब इशू आएगा। देखिए क्या आ गया, कैन ओनली कॉन्केटिनेट अ स्ट्रिंग नॉट इंटीजर टू अ स्ट्रिंग। इशू है, तो इसे क्या बोल रहे थे, पोजिशनल आर्गुमेंट। क्या बोल रहे थे? अब अगर मैं यही चीज़ यहाँ पे लिख दूँ ऐसे, एज इक्वल टू 24, नेम इक्वल टू आबिद, कोई एरर आएगा? नहीं एरर आएगा सर, परफेक्टली काम करेगा, चाहे पहले लिखो या बाद में लिखो। तो इसी को क्या बोलते हैं, कीवर्ड आर्गुमेंट। क्या बोलेंगे? जब हम एज अ एक्चुअल आर्गुमेंट वैल्यू के पहले कीवर्ड को लिखें, वेरिएबल का नाम भी लिख दें, तो ये कहलाता है कीवर्ड आर्गुमेंट। तो कहाँ तक हुआ जी? 2 पॉइंट तो क्लियर हो गया हमारा। तीसरा आते हैं हम लोग वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। अब वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट के लिए हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को हम छोड़ देते हैं एज इट इज। एक फंक्शन हम बनाते हैं ऐड, एक 2 वेरिएबल इसमें लेते हैं हम लोग। रिजल्ट इक्वल टू क्या करता हूँ मैं, ए प्लस बी कर लेता हूँ। अब प्रिंट कर लेता हूँ एडिशन इज, और इसमें रिजल्ट को प्रिंट कर लेते हैं। और इसके बाद हम ऐड को कॉल करते हैं और इसमें 2 नंबर डाल देते हैं। ये चलेगा? हाँ बिल्कुल चलेगा। और अभी तेरा रिजल्ट आएगा, एडिशन इज 13। लेकिन तब क्या, जब किसी ने आया और यहाँ पे तीसरा आर्गुमेंट डाल दिया, इशू आ जाएगा। क्या कह रहा है, ऐड टेक्स 2 पोजिशनल आर्गुमेंट बट 3 वेर गिवन। अब इसका क्या सॉल्यूशन है? तो इसका सॉल्यूशन है वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। तो इसको क्या बना दो, स्टार लगा दो, ये टपल बन जाएगा। अब मुझे यहाँ पे रिजल्ट में पहले ए के वैल्यू को रख लो, अब बी से एक एक वैल्यू उठाना पड़ेगा क्योंकि बी टपल है। डायरेक्ट आप ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे लिखोगे ये एरर है। तो इसके लिए हमें एक लूप चलाना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, फॉर आई इन और क्या बी, बी से एक एक वैल्यू उठाओ और आई में डाल दो, और रिजल्ट इक्वल टू क्या कर दो, रिजल्ट प्लस आई, और लास्ट में वही वैल्यू। अब देखो 2 आर्गुमेंट हो या 3 हो, कोई फर्क पड़ रहा है? 2 आर्गुमेंट है तो भी चला, ये सॉरी 3 आर्गुमेंट है तो भी चला, 2 आर्गुमेंट डालेंगे तो भी चलेगा। अच्छा, इस बार हम 4 आर्गुमेंट डाल देते हैं तो भी चलेगा, कोई इशू है? तो नंबर ऑफ आर्गुमेंट से कोई फर्क पड़ रहा है? तो इसे क्या बोलेंगे, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। अब इसका एक टाइप और बचा, और वो टाइप क्या है, कीवर्ड वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। कीवर्ड वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। चलो ठीक है, उस चीज़ को भी कर लेते हैं। तो कीवर्ड वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट के लिए पर्सन डेटा के नाम से हमने क्या बनाया, एक फंक्शन बनाया। इसमें नेम तो लेंगे, एज तो लेंगे, और इसके अलावा पता नहीं क्या क्या यूज़र डालेगा उसके ऊपर डाल देते हैं। नेम और एज के अलावा जो भी आपको है ऑप्शनल डाल सकते हो डिटेल। अब मैं क्या चाहता कि प्रिंट कर दो किसको, नेम को, अरे उसी तरीके से प्रिंट कर दो किसे, एज को, एज उसी तरीके से प्रिंट कर दो किसे,
हाँ प्रिंट कर दो अदर अदर डिटेल्स। कैसा हो सकता है? हाँ क्यों नहीं हो सकता है। और यहाँ किसको प्रिंट कर दो? डेटा को। अब इस फंक्शन को हमें कॉल करके देखना है, तो क्या लिखेंगे? पर्सन डेटा, और मैंने क्या डाला पहले? नेम डाला। क्या लिखा यहाँ पे? ओए नेम इक्वल टू, मान लो कि मैंने डाला राजा, एज इक्वल टू डाला 22। कोई दिक्कत? अब अगर हम रन करते हैं, आउटपुट चेक करते हैं, परफेक्टली चल रहा है, कोई इशू नहीं? बिल्कुल नहीं सर। नेम राजा, एज 22, अदर डिटेल्स कुछ नहीं, इसका भी कुछ भी नहीं डाला हूँ तो ब्लैंक आ रहा है। अच्छी बात है। चलो अब मैं बाकी डिटेल डाल दे रहा हूँ। इसके बाद इसने डाल दिया कि भाई ये मेरा सिटी क्या है? पटना। मेरा सिटी क्या है? पटना। किसी ने एक डिटेल एक्स्ट्रा डाला, क्या बात है, यहाँ डिक्शनरी के रूप में आने लगा ये। रीडेबिलिटी कितनी मस्त, नहीं? कोई भी आसानी से समझ सकता है। ओके, अब इसके अलावा किसी ने क्या डाला? मान लो अपना फ़ोन नंबर भी डाल दिया। क्या डाल दिया? फ़ोन नंबर डाल दिया। अब अगर रन करके देखता है तो एक और अदर इन्फॉर्मेशन में दिखेगा सिटी के अलावा। तो ये कमाल का एग्जाम्पल है आपका। लेकिन अगर एक सिंगल स्टार हटा दोगे तो फिर यहाँ एरर फेस करना पड़ेगा आपको। अगर सिंगल स्टार लगा रहे हो तो ये हुआ वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। अगर डबल स्टार लगा रहे हो तो ये कीवर्ड वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। तो याद रहेगा ये सारा पॉइंट। ये है कीवर्ड वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। तो बताओ, मैंने टाइप ऑफ आर्गुमेंट भी क्लियर किया कि कोई डाउट? अब हम लोग बढ़ते हैं किस तरफ? रिकर्सन के तरफ। अभी ओवरफ्लो कर रहा है, छोड़ दें या फिर अभी इसको भी खींचें? रिकर्सन की बात, हाँ जैसा बोलोगे वैसा ही करेंगे। रिकर्सन की अगर हम बात करें तो चलो एक एग्जांपल दिखा देते हैं, ऐसे बाकी चीज़ें कल। अब रिकर्सन क्या होता है? तो रिकर्सन के लिए हमने अभी अभी समझा था कि जब कोई फंक्शन खुद को ही कॉल करे अपने ही बॉडी में तो ये क्या कहलाता है? रिकर्सन कहलाता है। अब जैसे कि मैंने कहीं लिखा से हेलो, क्या लिखा? से हेलो, और अपने ही बॉडी में मैंने क्या कर दिया? इसको कॉल कर दिया, प्रिंट हेलो, और यहाँ पे मैंने लिखा से हेलो। तो आप देख रहे होंगे कि ये अपने ही बॉडी में खुद को कॉल कर रहा है। इसी को क्या बोलेंगे? इसी को बोलेंगे रिकर्सन। तो ऐसा क्यों करवाते हैं? इसका कुछ तो रीज़न है। हाँ, इसका रीज़न है कि अगर हम सेम सेट ऑफ स्टेप्स को रिपीट करना चाहें तो ऐसा करवाते हैं। इनफाइनाइट चलेगा, अभी रुकने का नाम ही नहीं लेगा ससुर, क्योंकि हमने कोई बेस कंडीशन इसमें नहीं दिया है कि कब गाड़ी रुकनी है, वो बताया ही नहीं है। तो क्या है? अब हैंग कर जाएगा, प्रोसेसर बिजी होगा, तो अब इसको हम थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर लेते। होना ही था, क्योंकि वो तो पागल होगा ही। आपने कोई वहाँ बेस कंडीशन दिया ही नहीं था। रिसेंट एक फन विथ फंक्शन ये रहा, और सारा कोड किस में मैंने लिखा था जी? वो सेव था हैं? ये वाला था ना? गलत जवाब, वो सेव नहीं था। अच्छा कोई नहीं, वीडियो में तो है ही ना। अब मान लो मुझे किसी नंबर का, हाँ बेस कंडीशन यहाँ दे देते थे, रुक जाता। बेस कंडीशन नहीं दिया तो सब गड़बड़ हो गया। मान लो एक मुझे फैक्टोरियल निकालना है। फैक्टोरियल वाला एग्जांपल भी अभी समझाए थे कि डिवाइड एंड कॉन्कर रूल से बनाएंगे। तो क्या लिखेंगे? डेफ फैक्टोरियल, डेफ फैक्टोरियल। और हमने यहाँ पे एक नंबर ले लिया। क्या ले लिया? एक नंबर ले लिया। ले सकते हैं? हाँ जी ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे? एक बेस कंडीशन डालेंगे कि कब रुकना है। तो लिखेंगे इफ नंबर इक्वल टू 0। अगर नंबर 0 हो तो क्या रिटर्न कर दो? ये, क्योंकि 0 का फैक्टोरियल क्या होता है? 1। अगर ऐसा जब तक ऐसा ना हो क्या करो?
तो रिटर्न क्या करना, तो रिटर्न कर दो नंबर इनटू फैक्टोरियल और किसका फैक्टोरियल, नंबर -1 का फैक्टोरियल, नंबर -1 का फैक्टोरियल, मतलब नंबर को हमेशा क्या करते जाएगा, छोटा करता जाएगा ही। अब अगर हम इसे कॉल करेंगे, मान लो कोई भी एक लेते हैं x और क्या लिखते हैं फैक्टोरियल, और यहाँ पे अगर हम 3 का फैक्टोरियल डालेंगे तो क्या आएगा 3 × 2 × 1 मतलब 6 आना चाहिए। लेकिन अभी प्रिंट करके पहले देख लो x को, क्या आएगा 6 आएगा, आ रहा है। अच्छा अगर मैं यहाँ पे 4 डालूँ तो क्या आएगा 24 आएगा, 5 डालूँ तो क्या आएगा 120 आएगा, 6 डालूँ तो क्या आएगा 720 आएगा। समझ रहे हैं? तो ये कोड हमारा परफेक्टली काम कर रहा है, दिख रहा है। अब आप देखो तरीके से जो फंक्शन था उसी फंक्शन को मैं इसके ब्लॉक में क्या कर लिया हूँ, कॉल कर लिया हूँ। तो ये एग्जांपल किसका हुआ, रिकर्सन का, किसका, अभी लैम्डा का, ये एग्जांपल किसका है, रिकर्सन। जब कोई फंक्शन खुद को ही अपनी बॉडी में कॉल करे, और ये इनफाइनाइट क्यों नहीं गया, क्योंकि हमने बेस कंडीशन डाल दिया। इसको क्या बोलेंगे, बेस कंडीशन, जहां हमारा रिकर्शन स्टॉप। ये काम कैसे कर रहा है, पहली बार में अगर नंबर हमने 3 डाला तो देखा 0 तो नहीं है, तो ये 0 नहीं है तो अगले एल्स वाले पार्ट में आएगा। ये क्या किया 3 × फैक्टोरियल ऑफ 2, उसके अगले फेज में क्या होगा 2 × फैक्टोरियल 1, उसके अगले फेज में क्या होगा। हाँ, इसको ड्राई रन करके देखना, कॉपी पे सिखा ही चुके हैं तरीका। अब कुछ होमवर्क देते हैं, खुद से कुछ फंक्शन बनाओ, जितना भी अभी तक क्वेश्चन करवाए हैं, स्टार पैटर्न, फलाना पैटर्न, जो भी है सब के लिए फंक्शन बनाइए। आदर डालिए, कैलकुलेटर के लिए एक फंक्शन बनाइए। एक फंक्शन रिकर्सन पे मैं दे रहा हूँ, उसको बना के लाइएगा। वो क्या है, मैं चाह रहा हूँ कि एक फंक्शन बनाऊं पावर ऑफ नंबर, और यहाँ पे मैं नंबर डालूं जैसे 2 और अगर 8, तो मुझे 2 का रिकर्सिव मेथड यूज करके 2 का 8 पावर रिटर्न करे। हो सकता है, इसको ट्राई कीजिए।